गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आज हम एग्जाम्पलर के जो बाकी के क्वेश्चंस बच गए उनको डिस्कस करेंगे। होपफुली इससे पहले के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, और अगर कोई भी डाउट है तो आपको जो पहले क्लास ली थी मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए सबसे मेन कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतने क्वेश्चंस में मिस्टेक कम होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आपको करवाया जाए बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने पहले अच्छे से चैप्टर को किया है तो फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है हमारी बुक के कंपैरिजन में, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कंसंट्रेशन पावर भी चाहिए। कई बार करते हैं कि हमने क्वेश्चंस को स्टार्ट किया और वो सोल्व नहीं हो पा रहा है तो हम वहीं पर उसको छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो रहा, लेकिन उसको एक बार फिर से दोबारा ट्राई तो कीजिए, क्या पता हो जाए। और जब वो दोबारा से आपने सोल्व किया और वो क्वेश्चन हो गया तो फिर आपके जो फेस पे अच्छी सी स्माइल आ जाएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये सारे क्वेश्चंस खुद से। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे? 6 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? सबसे पहली बात जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से करनी है। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग ली, नहीं आया समझ में तो दोबारा से क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे मेन किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे पहला आपका जो वर्क है वो ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना वो आपको समझ में आनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द सम ऑफ द 5th and 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। कह रहा है कोई भी एपी है उसकी जो 5th और 7th टर्म है ना वो कितनी है? 52 है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट फर्स्ट टर्म और मतलब लेट ए एंड लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। हमने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया? A फर्स्ट टर्म है इस गिवन AP की, लेट A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। जो AP आपको दे रखी है उसकी फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है? उसने बोला 5th टर्म एंड 7th टर्म। क्या कह रहा है? 5th और 7th टर्म का जो सम है। तो सबसे पहले बताइए भाई 5th टर्म क्या हो गई? मैं यहाँ पर A 5th लिख दूँ, क्या लिख सकते हैं? A + 4D। और 7th टर्म क्या होगी? A + 6D। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने भाई। जनरली हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे पढ़ा था AN किसके इक्वल होता है? A + n - 1 × D। तो यहाँ पर पूछ रहा है 5th टर्म यानी 5 - 1 कितना हो गया? 4। तो ये आ जाएगा A + 4D। 7th टर्म ये आ गई। कह रहे दोनों का जो सम है ना 5th and 7th टर्म का वो कितना है? 52। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये ना, यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A + 5th टर्म + 7th टर्म किसके इक्वल है? 52। कह रहे दोनों का जो सम है ना वो किसके इक्वल है? यहाँ पर 52 के इक्वल है इन दोनों का सम। तो वैल्यूज हमारे पास है, पुट करेंगे A + 4D। भाई 5th टर्म तो यही है ना, A + 4D। 7th टर्म क्या है? A + 6D। और वो किसके इक्वल है? 52 के। तो मैंने यहाँ पर 5th टर्म और 7th टर्म की क्या पुट कर दी? वैल्यूज पुट कर दी। सोल्व करिए, जो लाइक टर्म्स है उनको हम क्या कर लेंगे? कलेक्ट। तो ये A और A कितना हो गया? 2A। अब D की वैल्यूज कलेक्ट करो, 4D और 6D कितना हो गया टोटल? 10D। किसके इक्वल है? 52 के। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो 2 सबके अंदर कॉमन है, 2 10 में 52 में, सब में 2 कॉमन है। तो मैं यहाँ से 2 डिवाइड कर रही हूँ दोनों साइड, तो ये आ जाएगा A + 5D = 26। अब आप बोलोगे आपने ऐसा क्यों किया?
वैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ भी रख सकते हो इसको, इससे सोल्व करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बट मुझे लगा जब तीनों में कॉमन है तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, ताकि जो टर्म्स है, जो ये इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हुई है, ये इक्वेशन थोड़ी सी छोटी बन जाए। तो देखिए सब में से मैंने क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया। ध्यान रखिए हमेशा एक चीज़ को, जब भी आप 2 से कॉमन ले रहे हो तो सब में आना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनमें आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट नहीं आ रहा। अगर दोनों साइड कॉमन आ रहा है तभी ले सकते हो। आप उसको ये बोल सकते हो कि 2 कॉमन ले रहे हो, या आप ये बोल सकते हो कि आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, और आपको पता है कि जब बीच में इक्वल टू है तो डिवाइड करोगे तो दोनों ही साइड करोगे, एक साइड कभी भी डिवाइड नहीं करते। सेम चीज़ें लागू होती है रेशो या फ्रैक्शन में, कि जब भी डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। तो मैंने क्या किया, 2 को इधर और इधर दोनों साइड से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एंड द 10th टर्म इज 46, और कह रहा है जो 10th टर्म है ना वो कितना है, 46 है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एपी। एपी आपको फाइंड करनी है। एपी का मतलब एपी क्या है, ए प्लस डी ए प्लस 2d, इस फॉर्म में होती है। तो हमें एक तो इक्वेशन यहाँ से मिल गई, सेकंड इक्वेशन हम यहाँ से फाइंड करेंगे। देखिए A10 कह रहे 10th टर्म 46 है, तो मैं 10th टर्म को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 9d, यहाँ लिखोगे आप, गिवन है ये, ठीक है, गिवन 10th टर्म इज 46, 10th टर्म को लिख सकती हूँ मैं a प्लस 9d। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। तो इसका मतलब क्या, हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें, सोल्व कर लें। और इक्वेशन सोल्व करनी है आप लोगों को आती है, आप यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर सब्सटीट्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। क्या कह रहा है भाई, इनको सोल्व करके हमें क्या मिलेगा। देखिए कैसे सोल्व करोगे, दोनों में ए सेम है टर्म, तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हो a प्लस 5d इक्वल्स टू 26, और ऊपर से ले लिया मैंने a प्लस 9d इक्वल्स टू 46। आप इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, दूसरा तरीका मतलब सब्सटीट्यूशन, या आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, क्या कर रहे हैं हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो। बट मेरे को लगता है कि जो मैंने लिखा था ना सोल्विंग इक्वेशन, ये ज़्यादा इजी पड़ता है। तो चलो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। क्या किया मैंने सेकंड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट किया। ये कह रहा है फ्रॉम फर्स्ट में से, तो जब कह रहा है फ्रॉम फर्स्ट, जो फ्रॉम के बाद होगा उसको हम सबसे पहले लिख लिया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 5 माइनस 9 कितना आ जाएगा, माइनस के 4d, 26 माइनस के 46 माइनस के 20। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, d की, तो -20, ये -4 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड। अब दोबारा से बता रही हूँ, बार बार यही बात बताती हूँ, ये -4 क्या है, बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब है 4d नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, 4d नेगेटिव है, मतलब ये टर्म नेगेटिव है। अगर यहाँ पर बीच में कोई सिंबल होता तो ये उधर जाके पॉजिटिव बन जाता, ये उधर जाके प्लस का हो जाता, लेकिन क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है, ये यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आके डिवाइड में हो गया। सोल्व करिए, कैसे करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 20, तो d की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 5। आपको सोल्व क्या करना है क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर AP फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, AP फाइंड करनी है। अब बताना मुझे जरा AP होती क्या है। AP को हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट हम A, फिर उसके अंदर क्या करते हैं, हमेशा कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं। तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस टाइप से AP की फॉर्मेशन होती है। तो D की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें चाहिए A की वैल्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, हम यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर दें, A प्लस 5, D की वैल्यू कितनी है, 5 इक्वल्स टू 26। सोल्व करिए, A 5 5 25 इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, A की, यहाँ लिख रही हूँ भाई मैं। ये प्लस का 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। बिल्कुल सही बताया आपने,
26 minus 25, so we can write here the value of a is 1. आपके पास a की वैल्यू आ चुकी, आपके पास d की वैल्यू आ चुकी, तो फिर AP तो आप इजीली राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं AP क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, लिखिए तो सो रिक्वायर्ड AP इज क्या होगी भाई AP A प्लस D A प्लस 2D। हर बार हम क्या करेंगे, एक एक D को ऐड करते जाएंगे, यही होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है मेरे पास A यानी कि 1, सेकंड हो जाएगी 1 प्लस D कितना है 5, 1 प्लस 2 इंटू 5, तो ऐसे ही हमारे पास AP आ जाएगी 1, 5 1 6, 5 2 10 और 1 11। समझ में आ गया। तो ये क्या है हमारे पास, जो AP हमें फाइंड करनी थी, जिसकी कुछ टर्म्स हमें दे रखी थी, वो है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर लीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, सोल्व करने में भी अच्छा लगता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म। तो हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें फाइंड करना है 20th टर्म, हमें फाइंड करनी है। क्या कह रहा है, वो 7th टर्म इज, जिसकी 7th टर्म लेस है, इज 24 लेस देन 11th टर्म। तो क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है वो 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म। 11th टर्म में से 24 लेस करेंगे तो आएगी। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म बीइंग 12, एंड फर्स्ट टर्म बीइंग 12, और कह रहा है जो फर्स्ट टर्म है ना वो क्या है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं गिवन फर्स्ट टर्म इज 12 एंड, और क्या दे रखा है कि जो 7th टर्म है वो क्या है 24 लेस है किससे, 11th टर्म से। तो जो जो उसने बोला हमने एज इट इज़ वही इक्वेशन लिख दी। अब सोल्व क्या करना है 20th टर्म। तो 20th टर्म के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और क्या चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपके पास है, 7th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, आप साइड में लिख के दिखा दीजिए 7th टर्म क्या होती है और 11th टर्म क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर, चलो यहीं पर लिख देती हूँ मैं, 7th टर्म क्या होगी मेरे पास A प्लस 6D, 11th टर्म क्या होगी A प्लस 10D। ठीक है, नाउ क्या दे रखा था मुझे, 7th टर्म किसके इक्वल है, 11th टर्म में से 24 लेस, वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करो भाई। 7th टर्म क्या है A प्लस 6D, 11th टर्म क्या है A प्लस 10D माइनस के 24। आप सोल्व कर लो, ये A इधर आएगा तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या 6D, ये इधर आएगा माइनस के 10D इक्वल्स टू माइनस 24, ये तो यही बच गया। देखिए भाई ये वाला A इधर आके माइनस हो जाएगा, सो A माइनस A 0, ये 10D इधर आएगा, साइन चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये आ जाएगा 6D माइनस 10D इक्वल्स टू माइनस 24। तो 6 माइनस 10 माइनस के 4D इक्वल्स टू माइनस के 24। वैल्यू निकाल लीजिए किसकी, D की। सो माइनस 24 अपॉन माइनस 4, ये कैंसिल, और ये आ जाएगा मेरे पास 4 6 24। तो यहाँ से जो D है हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 6 आ गई। निकालना क्या था 20th टर्म, उसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, दोनों आपके पास हैं। सो 20th टर्म इज A प्लस 19D, यही तो है A प्लस 19D। A की वैल्यू आपके पास, D की वैल्यू आपके पास, तो फिर क्या, तो 20th टर्म भी आपके पास आ जाएगी। A की वैल्यू है हमारे पास 12 प्लस 19 एंड D की वैल्यू है मेरे पास 6। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे और मुझे आंसर रिप्लाई करोगे कि आपकी इस वाली AP की 20th टर्म क्या है। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे पहले मुझे आंसर रिप्लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखिए सारा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, छोटी सी कैलकुलेशन है, कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। हर एक क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपको क्या करना होगा, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होगा, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे।
देखिए क्या कह रहा है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, कह रहा है 9th टर्म जो है ना एपी की वो क्या है 0, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन 9th टर्म इज 0। अब कह रहा है प्रूव दैट, गिवन तो ये आ गया, कह रहे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इट्स 29th टर्म, कि इसकी जो 29th टर्म है वो इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? देखिए वो कह रहा है इसकी 9th टर्म तो दे रखी है 0, कि इसकी 9th टर्म है 0, और आपको प्रूव करना है कि जो इसकी 29th टर्म है वो ट्वाइस है इसकी 19th टर्म के। ओके, तो यहाँ से हम पहले इसको संभालते हैं कि ये क्या दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर A9 यानी 9th टर्म इज 0। सो 9th टर्म होती क्या है, A + 8D इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, और कोई मेरे पास कोई रिलेशन है नहीं, सिर्फ इसको तो मुझे प्रूव करना है, तो मुझे A चाहिए D चाहिए, वो मेरे पास है नहीं, तो मैंने यहाँ से इसको लिखा है ऐसे। तो यहाँ से क्या मैं ऐसे लिख दूँ -8D, ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मैंने बोला 9th टर्म ये होती है A + 8D, बिल्कुल होती है, तो मैंने लिखा A प्लस का 8D उधर चला गया -8D, तो यहाँ से क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? यहाँ से मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, यहाँ से A और D के बीच में एक रिलेशन आ गया जो हमें हेल्प करेगा इसको सोल्व करने में। ठीक है, तो चलो ये एक रिलेशन आ गया, अब हम इसको प्रूव करते हैं। सो प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देते हैं, टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो A 29th टर्म क्या हो जाएगी, A + 28D। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें किसकी, चाहे A की कर दो या D की, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ A की। तो A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -8D + 28D। भाई सिर्फ A की तो वैल्यू पुट करी है मैंने, ये जो A है सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर दी, D तो एज इट इज है। अच्छा सोल्व करना, -8 + 28 हाउ मच, ये आ गए मेरे पास 20D। तो मेरे पास जो 29th टर्म थी, क्या थी 29th टर्म, वो कितनी आ गई 20D। मुझे प्रूव करना है, मीन्स मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। बिल्कुल, तो चलिए फिर इसकी राइट हैंड साइड पे सोल्व कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, ट्वाइस ऑफ A19, यही तो कह रहा है, मतलब ट्वाइस ऑफ 19th टर्म। सो 2 × में, और 19th टर्म क्या होती है A+18, मैंने 9 ध्यान रख लिया, 19th टर्म क्या होगी A + 18D। क्यों होगी, बार बार रिपीट कर रही हूँ, nth टर्म का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, यानी जितनी n है, जितनी n की वैल्यू है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 को लेस कर दोगे। वैल्यूज पुट करिए, 2 × में A की वैल्यू कितनी थी -8D + 18D, सोल्व करिए, -8 + 18 हाउ मच 10, तो ये आ गया 2 × में 10D दैट इज 20D। सो मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ A19 भी 20 आ गया, और ये भी 20 था। इसका मतलब क्या, लेफ्ट एंड राइट हैंड के इक्वल, तो प्रूव हो तो गया। सो लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मतलब क्या लिखेंगे, 29th टर्म इज ट्वाइस ऑफ A19th टर्म, हैंस प्रूव्ड। आपने कभी देखा है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, जब हम थ्योरम प्रूव करते हैं और लास्ट में जब लिखते हैं ना ये वाली लाइन हैंस प्रूव्ड, तो एक अच्छी वाली फीलिंग आती है ना, एक बड़ी खुशी होती है कि हाँ क्वेश्चन हो गया, हैंस प्रूव्ड हमने लिख दिया। चलिए, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी से हैं, बस डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन को किस वे से पढ़ा है, क्योंकि कई बार आप पढ़ने में लाइन में जहाँ प्रॉपर आपको गैप देना चाहिए पढ़ते टाइम, आप उसको बैलेंस अलग बना देते हो। जैसे अब यहाँ पे बोला था 8th क्वेश्चन में 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म, तो आप कई बार पढ़ते टाइम बोल जाते हो 7th टर्म इज 24 लेस, ठीक है, कि 7th टर्म लेस है या फिर 11th टर्म लेस है, तो आप पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हो। तो पहले उसको अच्छे से एक बार रीड करो, समझ नहीं आया दोबारा रीड करो, ताकि कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए आपका। और अगर कन्फ्यूज़न ही नहीं रहा तो क्वेश्चन तो हाफ हो चुका। ऐसे सोचो कि अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया ना तो क्वेश्चन हाफ हो चुका है, हाफ डन।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी। ये कह रहा है फाइंड वेदर 55 इज ए टर्म ऑफ ए गिवन एपी। तो कह रहा है चेक करिए जो गिवन एपी है। सो पहले लिख लेते हैं गिवन एपी क्या है। गिवन एपी इज 7 7 10 13, ठीक है। कह रहे चेक करिए कि क्या 55 इसकी एक टर्म है एंड फाइंड विच टर्म इट इज़। और अगर ये टर्म है तो बताइए कि ये कौन सी टर्म है। तो सबसे पहले देखिए हमें पता तो है नहीं कि ये टर्म है या नहीं, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं यहाँ पे कि 55 इसकी कोई टर्म है। और कौन सी टर्म है, अननोन है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, nth टर्म है। भाई n का मतलब कोई भी, n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर ये इस एपी की हुई तो n की कोई भी वैल्यू आएगी। और n की वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ना तो वो फ्रैक्शन में आना चाहिए और ना ही वो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आ गई इसका मतलब ये उसकी कोई टर्म है, और n की जो वैल्यू आएगी तो मतलब ये उसी की टर्म है ना। तो क्या कह रहा है, चेक करना है। तो चलिए फिर चेक करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, गिवन एपी आपको दे रखा है और 55 टर्म को आपको शो करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 55 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी, या आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो, nth टर्म इज 55। लेट कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं सोल्व कर रही हूँ। nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। मतलब इसके लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, n तो हमें फाइंड करना है और d चाहिए। तो यहाँ से देखिए हेयर a यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है 7 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दिस माइनस दिस, सो 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 कितना आ गया 3। a और d दोनों की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, बिल्कुल। चलिए तो पुट कर दीजिए। nth टर्म किसको चेक कर रहे हैं, 55 को। तो अब तो हमने लेट कर लिया, मान चुके कि ये इसकी nth टर्म है, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। a है हमारे पास 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 3। सोल्व करिए, 55 7 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3n माइनस के 3। अच्छा जी, तो ये आ गया 55 7 माइनस 3 4 4 प्लस 3n। ये 4 यहाँ है, देखिए हमें वैल्यू n की चाहिए, तो जो बाकी के एक्स्ट्रा वैल्यूज उसके पास है उसको क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पर +4 हमें सिर्फ n चाहिए ना, तो पहले इसको इधर लाओ। तो ये आ जाएगा 55 माइनस के 4 इक्वल्स टू 3n। 55 माइनस 4 कितना हो गया 51 इक्वल्स टू 3n। वैल्यू हमें चाहिए n की, तो क्या करेंगे, जो ये 3 है यहाँ मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, और जब ये साइड चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, इसका ऑपरेशन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो गया। 3 को 51 से करते हैं तो कितना आता है 17 3 जा, तो जो n है वो आ गया हमारे पास 17। n की वैल्यू आ चुकी है। उसने पूछा था क्या 55 इसकी एक टर्म है, यस 55 इज ए टर्म ऑफ गिवन एपी, और कौन सी टर्म है 17th टर्म। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यस 55 इज द 17th टर्म ऑफ गिवन एपी। अब देखिए आपको पता कैसे चला कि 55 जो है वो इसकी टर्म है, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई, एक पॉजिटिव इंटीजर आ गई। अगर यहाँ रेशो आ जाता, ये फ्रैक्शन में आ जाती या ये नेगेटिव आ जाती, सपोज करो n की वैल्यू -2 आ जाती या n की वैल्यू 4/3 आ जाती, तो हम बोलते कि ये इसकी 55 इसकी कोई टर्म है ही नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। n हमेशा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन k सो दैट k² + 4k + 8 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए आपको यहाँ पर 3 टर्म्स दे रखी है, कह रहे डिटरमाइन k की वैल्यू आपको यहाँ पर डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी है
और आपको जो टर्म्स दे रखी कह रहा है वो क्या है, 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। सो लिखेंगे यहाँ गिवन 3 कंजिक्यूटिव का मतलब तो पता है ना, गिवन 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी आर क्या है भाई, लिखो यहाँ पर। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, जो जस्ट एक के बाद एक है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, वो क्या है, कंजिक्यूटिव है। तो क्या क्या टर्म्स हैं वो मेरे पास, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, सेकेंड टर्म है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, एंड नेक्स्ट है मेरे पास 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ठीक है, फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू। अब मुझे जल्दी से एक बात बताइए कि अगर ये AP है, अगर ये AP में है तो क्या होगा, यहाँ पर कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको सिंपल टर्म्स दे रखी थी, अब टर्म का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब टर्म्स थोड़ी इस फॉर्म में हो गई, और यहाँ पर पूछ लिया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ k। तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसमें। देखिए अगर ये AP में है तो सिंपल सी बात है, इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल। और क्या है, ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते ही आपका माइंड चेंज हो जाता है कि पता नहीं अब ये कैसे होगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी से हैं, बस आपको अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखनी है। जब भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ऐसा नहीं है एक हाथ में तो आपके मोबाइल है और दूसरे हाथ में आप चैटिंग कर रहे हो, एक साइड फ़ोन चला रखा है या फिर किसी से बातें कर रहे हो, तो फिर आपका माइंड जो वो इधर उधर हो जाएगा और क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो जब भी पढ़े तो हमेशा जब भी कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़े या कुछ नया पढ़े, क्योंकि रिवाइज कर रहे हो तब फिर भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस चल जाएगी। वैसे तो डिस्टर्बेंस कभी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। लेकिन जब कुछ नया पढ़ो तब उसको थोड़ा इंटरेस्ट बना के तब पढ़ना चाहिए, थोड़ी कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी। तो देखिए क्या कह रहा है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो हमें पता है AP के अंदर रेशियो क्या होता है, जो D कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, सबके अंदर इक्वल होता है। सो वी नो कॉमन डिफरेंस between any two terms of an AP is equal, है ना। क्या कह रहे हैं, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी 2 टर्म्स ऑफ एन AP की किसी भी 2 टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। सो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर A2 माइनस A1 लिखें, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ये क्या हो गई मेरे पास, फर्स्ट टर्म। सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं, सॉरी ये सेकेंड टर्म है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ फर्स्ट टर्म से, यानी k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, यही है। जब भी सोल्व करेंगे, जब भी ऐसे होगा, पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे ताकि मिस्टेक ना हो, क्योंकि बाहर साइन कैसा है, माइनस का। जब ये अंदर जाएगा सबके सिंबल चेंज कर देगा, और हम ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ माइनस लगाते हैं ताकि जो k स्क्वायर है ना सिर्फ उस पर दिखे कि हाँ भाई ये तो नेगेटिव हो गया, और बाकी एज इट इज़ छोड़ देते हैं, और वही हमारे क्वेश्चन को गलत कर देता है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3k प्लस 6, ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो सारे सिंबल्स क्या कर देगा, चेंज कर देगा, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, सारे सिंबल्स मैंने चेंज कर दिए, अब मैं लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना शुरू करूँगी। लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी टर्म सोल्व करेंगे। 2 माइनस 1, तो 1k, और 1 को तो मैं लिखूँ या ना लिखूँ, भाई वो तो विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, वो इनविजिबल है लेकिन है, दिखता नहीं है लेकिन है। तो 2 माइनस 1 1k प्लस, अब 3 माइनस 4 कितना हो गया, प्लस का 3 माइनस का 4, यह आ जाएगा माइनस का 1, यानी फिर से माइनस क्या आ गया, प्लस का 6 माइनस का 8, तो प्लस का 6 माइनस का 8 कितना हो गया, माइनस के 2। तो हमारे पास जो D आ गया दैट इज D, कॉमन डिफरेंस आ गया किन टर्म्स का, इन 2 टर्म का। अब मैं इन दोनों टर्म्स का भी निकालूं, चलिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास A3 माइनस A2। सोल्व करेंगे, थर्ड टर्म क्या है, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, यही है। सब्ट्रैक्ट करनी है किसको, सेकेंड टर्म को, तो ये है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस में 6, बिल्कुल सही।
चलिए तो सॉल्व कर दीजिए। साइन चेंज होगा जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये एज इट इज़, इस माइनस को जब अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, सारे सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज। आप एक जैसी जो टर्म्स हैं उनको कर लेंगे कलेक्ट, तो आ जाएगा 3 - 2 1 के, 4 - 3 प्लस का के, 4 - 6 माइनस के 2। ठीक है, दोबारा ध्यान से देख लीजिए। 3 - 2 1, 4 - 3 प्लस का 1, 4 - 6 माइनस के 2। अब आप बोलोगे ये तो सेम नहीं है। हाँ सेम तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला था भाई, ये क्योंकि के की टर्म है, टर्म्स अलग अलग है ना, तो मैंने कहा था सेम होगा, मतलब सेम है क्योंकि वो एपी में है। और अगर सेम है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनको इक्वल रखेंगे। मैंने तो यहाँ से क्या निकाला है, दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकाला है। नाउ ये इक्वल होगा, यानी A3 - A2 इक्वल्स टू A2 - A1। क्यों होगा, मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो टर्म्स के बीच में क्या होगा, इक्वल होगा। और ये तो इसने स्टार्टिंग में ही बोला था, क्या बोला था कि ये किस में है, एपी में है, मीन्स इक्वल है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू किसकी, के की, k² - k - 2। और सॉरी देखिए ये था A3 चाहे इसको इधर लिख लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि मैंने ये टर्म लिखी है तो वैल्यू इसी की लिखूंगी। A2 - A1 आ गया k² - k - 2। अब वही सारी टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, हमें सिर्फ के चाहिए। अगर ये के इधर आया, अगर ये के इधर आया तो साइन चेंज होगा, उस साइड से इधर आया तो साइन चेंज होगा, तो k² - k² 0। ठीक है, ये माइनस के जब इधर आएगा तो के पहले से और ये आके प्लस का के, इधर -2 था, मैं के को तो इधर ले आई और इस 2 को उधर ले गई, तो ये कितना है -2, उधर जाएगा प्लस का 2। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। के प्लस के कितना हो गया 2k, और -2 + 2 कितना हो गया 0। यहाँ तक समझ में आया। पहले हमने क्या निकाला, सब में कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको वैल्यू चाहिए के की, तो ये 2 क्या है एक्स्ट्रा, तो हटाओ इसको, इसको ले जाएंगे दूसरी साइड, यहाँ है मल्टीप्लाई तो उस साइड जाकर डिवाइड, तो 0/2। एंड यू ऑल नो कि 0/समथिंग कितना होता है, 0 ही होता है। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब आप बोलोगे इतना लंबा क्वेश्चन सोल्व किया और लास्ट में आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो आ गया तो आ गया, हम क्या करें। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, ये है मेरे पास स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स। कह रहा है कि एक टर्म दे दिया आपको 207, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, और उसके बीच में भी कुछ रिलेशन तो ज़रूर दिया होगा। अब कह रहा है सच दैट दीज आर इन एपी, और कह रहा है कि ऐसे स्प्लिट करो कि वो क्या हो, एपी में हो। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स, और जो 3 पार्ट आप करोगे उसमें से जो 2 स्मॉलर पार्ट्स हैं उनकी प्रोडक्ट आनी चाहिए 4623। चलिए तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बार बार बता रखा है कि अगर हमें कोई एपी को लेट करना हो, या कोई भी एपी है, उसकी हमने लास्ट एक क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें फॉर्मेशन की थी एपी की, क्या होती है, a + d a + 2d, ऐसे ही तो होती है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, लेट AP is a + d a + 2d a + 3d। हर बार क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक d ऐड होता जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाता है टर्म्स के अंदर। तो हमने ये AP क्या कर ली, लेट कर ली। अब क्या कह रहा है, 3 टर्म्स था जिनका 207 को 3 टर्म्स में क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि 3 टर्म्स की बात आ रही है, तो यानी इन 3 टर्म्स का सम कितना है 207। सो गिवन a + d a + 2d इक्वल्स टू 207। भाई एपी इस फॉर्म में होती है, मुझे बोल रखा है कि 207 को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, तो मैंने ले लिया a + d, ये आ गया ना मेरे पास 1 2 3 टर्म्स का सम कितना है 207। सोल्व करिए, लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लो, a कितनी हो गई 3a, d 2d कितनी हो गई
3D कितना आ गया 207। यहाँ पर कॉमन 3 जो है उसको कॉमन भी ले सकते हैं दोनों साइड से, 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैंने 3 से कर दिया सारी टर्म्स को डिवाइड, तो ये बचा A, ये बचा D, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 6 18, 2 बचा, 3 9 27। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या कह रहा था, तीनों टर्म्स का जो सम है वो 207 है, यानी 207 को हमने डिवाइड किया 3 टर्म्स में, तो ये तीनों का सम आ गया और मैंने इसको इक्वेशन में सोल्व कर दिया। अच्छा जी, एंड सेकंड क्या कह रहा है, जो स्मॉलर 2 पार्ट्स हैं, क्या कह रहा है, स्मॉलर 2 पार्ट्स हैं। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि मैं ये लूँ, सबके बीच में D जो है कॉमन डिफरेंस आना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे A माइनस D, देखिए मैं यहाँ पर जो AP है ना वो ये भी ले सकती थी, A माइनस D, A और A प्लस D, ये भी सिंपल होता, और अगर मैं ये लेती तो शायद और ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि देखो यहाँ से D तो कैंसिल ही हो गया, राइट, और D कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सोल्व करना और इजी हो जाएगा। वैसे जो अब सोल्व करेंगे तब भी सेम आएगा। अब इक्वेशन 2 बन जाएंगी, एक यहाँ से बनेगी और एक नेक्स्ट टर्म से। तो देखिए नेक्स्ट टर्म क्या कहती है, स्मॉलर पार्ट, यानी इन दोनों पार्ट्स की A और A प्लस D, इसकी मल्टीप्लाई कितनी है 4 6 2 3, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एक और इक्वेशन बन जाएगी A स्क्वायर प्लस AD की। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू निकाल के इसके अंदर यहाँ से A लिया, कितना आ जाएगा 69 माइनस D, उसको यहाँ पर क्या कर दोगे, सब्सटीट्यूट कर दोगे। लेकिन हम चाहते हैं कि क्वेश्चन क्या बने हमारा, स्मॉल, जस्ट ए मिनट, हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बन जाए, स्मॉल, तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, हम ये वाली जो हमारे पास AP है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया थोड़ा सा चेंज, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा बनाने के लिए, अदरवाइज सोल्व तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं AP को A माइनस D, A प्लस D, इस टाइप से चलती जाएगी। तो हमें क्या दे रखा था, 3 टर्म्स जो है उनका सम कितना है 207, यही दे रखा था। मैंने इनको सोल्व किया तो D से D कैंसिल, और ये आ गया 3A इक्वल्स टू 207। तो क्या करेंगे यहाँ से, ये A की वैल्यू जो है, जो 3 है हमारे पास, ये क्या है मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18 और 3 9 27। तो देखो यहाँ से ये मैं इसलिए बोल रही थी, जनरली हम क्या टर्म लेते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, तो ऐसे चलती जाती है, लेकिन वहाँ लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। अब A की वैल्यू आ चुकी है, डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे। एंड और क्या बोल रखा है कि जो स्मॉलर 2 पार्ट्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उनकी जो प्रोडक्ट है वो आपको दे रखी है, एंड A माइनस D इंटू A किसके इक्वल है, 4 6 2 3 के इक्वल है। ठीक है, A की वैल्यू तो आपको पता है, पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 69 माइनस के D इंटू में 69 इक्वल्स टू 4 6 2 3। समझ में आ गया क्वेश्चन, 4 6 2 3। आपका काम क्या है, यहाँ से पहले D और A दोनों की वैल्यूज, एक की तो आ चुकी है, D की वैल्यू निकालना, तो ये आ जाएगा 4 6 2 3, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, तो डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो स्मॉल टर्म्स में इसको सोल्व कर लो। देखो 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से करो, 3 1 जा 3 1 4, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब आप सबको पता है 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, अगर होगा तो डिवाइड, अदरवाइज होगा ही नहीं। देखो क्या ये इससे डिवाइड जा रहा है, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कितने पर जाएगा, 1 5 4 1 इधर कर लो, 6 7 से ज़्यादा रहेगा, 6 से देखिए, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, अब बताओ कितने पर जाएगा, ये जाएगा आपके पास 7 से, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, तो ये आ गया मेरे पास 67। कितना आ गया भाई, यहाँ से 67 हो गया जब हमने इसको डिवाइड किया। अच्छा जी, हमें वैल्यू चाहिए D की, तो मैंने क्या किया, 69 को मैं उधर लेके गई और माइनस D मैंने इधर ही रखा। 67 पहले से था, ये D उधर गया, चलो पहले ऐसे लिख देते हैं, 69 माइनस D इक्वल्स टू 67, एज इट इज़ लिखा, ये मैंने सिंपल यहाँ पर लिख दिया। अच्छा,
आप देखिए यहाँ से क्या निकाल रहे हो आप, डी की वैल्यू। तो 67, ये 69 प्लस का है, उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का 69। तो जो डी की वैल्यू थी वो आ गई मेरे पास कितनी, -2 आ गई। कितनी आ गई, -2। तो ए आ गया 69, डी आ गया -2। बोला क्या गया था, वो कह रहा है स्प्लिट करिए इसको 3 टर्म्स में। तो अब आपके पास ए और डी की वैल्यू आ गई, तो तीनों टर्म्स बता दीजिए क्या है। सो रिक्वायर्ड टर्म्स, मतलब जो हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, वो टर्म्स क्या क्या आ गई, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 69, माइनस डी है। अब ध्यान रखना क्या कह रहा है, डी की वैल्यू -2 आई है, तो माइनस पहले से था और एक माइनस ये, तो कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी होंगी। तो ये आ गया 72। अगेन ए की वैल्यू दे रखी है 69, अब डी की वैल्यू कितनी है, -2, तो मैंने प्लस की जगह क्या लिख दिया, माइनस का 2 लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 67। तो ये जो 3 टर्म्स है हमारे पास, इन तीनों टर्म्स को अगर सम करके देखिए, एक बार जल्दी से सम करिए, क्या इनका सम 207 आ रहा है, तो इनका जो सम है तीनों टर्म्स का वो 207 आएगा। और अगर स्मॉलर 2 टर्म्स की प्रोडक्ट करेंगे, यानी इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, तो वो कितनी आएगी हमारे पास, वो आएगी 4623। कितनी आएगी, 4623 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13। आज की जो क्लास है बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्लास है, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, और जब क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो खुद से मन करता है कि हाँ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। बाकी आपको पता है इसके अंदर क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, 35 के अराउंड 35 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। एक ट्राइंगल है, उसके जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, एपी के अंदर हैं। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए भाई क्या कह रहा था, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। जो ग्रेटेस्ट एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है, वो क्या है, लीस्ट का ट्वाइस है। फाइंड ऑल द एंगल्स। तो सेम ही क्वेश्चन है जो हमने 12th पढ़ा था, लेट कर लेंगे, लेट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, लेट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, क्या क्या लेट कर ले, ए माइनस डी, ए प्लस डी। क्यों, क्योंकि वो किस में है, एपी के अंदर है। अब आपको सबको पता है, क्या पता है जल्दी से बताइए, जो मैं बताना चाह रही हूँ अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए। ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ भी बात हो और बात हो उसके एंगल्स की, तो हम क्या बोलेंगे, क्या पता है हमें कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो ये आ जाएगा ए प्लस डी इक्वल्स टू 180, कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 180। लेट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ए माइनस डी, ए प्लस डी। वाई साइड में लिख भी सकते हो, बिकॉज एंगल्स आर इन एपी, तो इसलिए हमने इसको लेट कर लिया है। लेट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस बिकॉज एंगल्स आर इन एपी। एंगल्स एपी में है, इसलिए मैंने इन टर्म्स को ऐसे लिखा। ठीक है, चलिए ये मैंने इसका आपको रीज़न भी दे दिया। अब इसको करते हैं सोल्व। तो डी से डी कैंसिल, बचा क्या, 3a किसके इक्वल, 180 के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60। भाई ये प्लस का 3 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 6 80, 3 6 18, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 आ गई। अब वैल्यू किसकी चाहिए, d की चाहिए, तभी तो एंगल्स को शो कर सकते हैं ना, तभी इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट में क्या कह रहा था, एंड उसने बोला था जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो क्या है, ट्वाइस है, किसका, लीस्ट का। नाउ ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल a प्लस डी है। अच्छा, क्या है वो, ट्वाइस है, किसका, लीस्ट, यानी छोटे वाले एंगल का। छोटे वाला एंगल क्या है, a माइनस डी। भाई ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, तो जो ग्रेटेस्ट है वो एंगल इक्वल है लीस्ट के ट्वाइस के। सोल्व कर लीजिए, a प्लस डी
2 की मल्टीप्लाई करिए 2a माइनस के 2d, ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। a को मैं इधर ले जा रही हूँ और d को मैं इधर लाई, तो जब d इधर आया तो ये आ गया d प्लस 2d और ये हो गया 2a, ये प्लस का a गया उधर तो कितना आ गया माइनस का a, ये 2d इधर आया तो नेगेटिव था पॉजिटिव आ गया, ये a यहाँ कैसा है पॉजिटिव, तो ये उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव। सोल्व कर लीजिए 1 प्लस 2 3d, 2a माइनस a और a की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा, देखिए d, चलिए ऐसे लिख दीजिए 3d, a की वैल्यू है 60, ये 3 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई, साइड में जाके हो गया डिवाइड, तो ये आ गया आपके पास 20, सो d की वैल्यू भी आ गई 20 और a की आपके पास ऑलरेडी है। बताना क्या था एंगल्स, तो बता दीजिए। सो रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर क्या क्या है a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो देखिए ये दोनों तीनों टर्म्स लेने का बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ कैलकुलेशन छोटी बन जाती है ना। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, क्या क्या आ जाएगी, a कितना है 60, d कितना आया 20, तो फर्स्ट एंगल हो गया 40, सेकंड एंगल ऑलरेडी दे रखा है, a की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, a की वैल्यू थी 60, d की 20, टोटल आ गया 80। अब क्वेश्चन हमारा करेक्ट है या नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, तीनों का जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला था, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें बोला था कि तीनों टर्म्स का सम करके देखो क्या 207 है, वही चीज़ यहाँ बोल रही हूँ, क्या कि तीनों को सम करो 80 प्लस 60 140 प्लस 40 180, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 140। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जल्दी से रीड कर लीजिए। 14th क्वेश्चन, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन इसके 2 क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसके 15 सम तक तो हम पहुंच जाएं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द nth टर्म ऑफ द 2 APs आर द सेम, 2 APs आपको अलग अलग दे रखी है, कह रहे दोनों की nth टर्म सेम है। अच्छा जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो कह रहा बताइए कौन सी टर्म सेम है, n की वैल्यू फाइंड करा रहा है, मतलब आपको ये बताना है कि n की वैल्यू जो आई यानी वो वाली टर्म क्या होगी सेम होगी। ऑल्सो फाइंड द टर्म, और आपको टर्म को भी फाइंड करना है। तो 14th जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास, गिवन APs आर, अलग अलग लिख रही हूँ मैं भाई, 2 AP दे रखी हैं, एक है 975 और दूसरी है 24 21 18, ये टर्म्स है हमारे पास। चलिए तो क्या कह रहा है, देखिए दोनों APs की जो nth टर्म है वो सेम है, तो दोनों की nth टर्म निकाल लीजिए, इसकी nth निकालेंगे क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी भी nth टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी बिल्कुल। सबसे पहले लिख लीजिए a और d, a तो हो गया 9, d कितना हो गया 7 माइनस 9 यानी कि माइनस के 2, ये इस AP की बात हो रही है। अब हम इस AP की भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है 24 और यहाँ पर d कितना हो गया 21 माइनस 24 यानी माइनस के 3, बिल्कुल। तो वैल्यूज पुट करिए और आंसर निकालिए। चलिए इसके nth टर्म देखते हैं, तो 9 प्लस n माइनस 1 और d कितना है -2, सोल्व कर लिया, कितना आ जाएगा 9, -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू n -2n, -1 -2 प्लस के हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 11 माइनस के 2n। ठीक है, इसको भी सोल्व कर लो, 24 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी थी -3 है, सोल्व करिए। 24 -3 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो जब n से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -3n, जब इससे मल्टीप्लाई किया दोनों नेगेटिव टर्म क्या बना देंगे पॉजिटिव, और सोल्व करके ये आ जाएगा 27 माइनस के 3n। ये तो हमने सिर्फ इनकी nth टर्म को सोल्व किया है। क्वेश्चन में क्या था, सो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ जो APs थी उनका क्या था हमारे पास, उनकी nth टर्म इक्वल थी, तो हम यहाँ से नाम चेंज कर देते हैं, इसको an लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इक्वल्स टू an यानी दोनों के nth टर्म इक्वल है,
इक्वल रखिए 11 माइनस 2n किसके इक्वल है 27 माइनस 3n। तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी और यही वो पूछ रहा था कि कौन सी जो टर्म है वो इक्वल है। तो निकालिए ये n को इधर ले आइए तो -2n एज इट इज़, ये n इधर आएगा तो प्लस का 3n बन जाएगा। साइड चेंज कर रहा है तो सिंबल भी चेंज होगा, ठीक है। ये प्लस का 11 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई -2n प्लस 3n कितना हो गया 1n, भाई -2 + 3 1 आ गया। 27 माइनस 11 कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 16। तो कौन सी टर्म होगी जो कि दोनों की सेम होगी 16th टर्म होगी। अब उसने बोला कि ये तो बता दिया आपने कि कौन सी टर्म होगी, ये और बताइए कि वो टर्म क्या होगी। तो अब हमें निकालना है इसकी 16th टर्म, ठीक है। अब चाहे आप यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, दोनों में सेम होगी। नाउ A16 क्या होगी भाई A + 15D, तो मैं यहीं से निकाल देती हूँ। A की वैल्यू है 9 + 15 और यहाँ से D की वैल्यू कितनी आई थी -2। सोल्व करिए 9 15 2 = 30 और क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो क्या आ जाएगा -30। तो कितना आ गया ये -21। क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा था, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट आप ये बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 15। If sum of the third and 8th term of an AP is 7 and the sum of 7th and 14th term is -3, find the 10th term। इस जैसा पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं तो मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगी कि पहले A D लेट किया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ द थर्ड गिवन, सम ऑफ द थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 7 एंड सेकेंड में कह रहा है एंड द सम ऑफ द 7th एंड 14th टर्म इज -3 और आपको फाइंड करनी है 10th टर्म। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, करिए सोल्व। वो कह रहे हैं इन दोनों टर्म्स का सम 7 है, इन दोनों टर्म्स का -3 है, तो मुझे 10th टर्म बताइए। तो 10th टर्म कब बता पाओगे, जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल सही बोला, ठीक है। चलिए तो फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म आएगी मेरे पास A + 2D। 8th टर्म को क्या लिख सकते हो, बोलिए मेरे साथ, A + 7D = 7। सोल्व कर लीजिए, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो A + A 2A, 2D + 7D 9D = 7, ठीक है। तो यहाँ से आगे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करें सेकंड की, तो 7th टर्म क्या होगी A + 6D, 14th टर्म क्या होगी A + 13D, किसके इक्वल -3 के इक्वल। एक जैसी टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2A + 19D = -3। तो ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। सोल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, या डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि आप यहाँ पर कोई मेथड शो नहीं कर रहे हो कि एलिमिनेशन मेथड को शो कर रहे हो। आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला हमें, सोल्व करिए 2A + 9D = 7 और जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए 2A + 19D = -3, ठीक है। सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज, तो ये कैंसिल। 9 - 19 हाउ मच, -10D। 7 + 3 कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ से जो D है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये -10 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो ये आ गया -1। तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, D की वैल्यू आ चुकी है। इसके अंदर पुट करके A की वैल्यू निकाल लो। देखो ये छोटी इक्वेशन है तो इसमें पुट करते हैं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए 2A + 9 और D की वैल्यू है हमारे पास -1 = 7। सोल्व कर लीजिए 2A - 9 = 7। अच्छा जी, आगे बताइए,
ये माइनस का 9 है, अगर ये साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए, 2a इक्वल्स टू 9 + 7 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। d आपके पास, a आपके पास, फाइंड करनी थी आपको यहाँ पर 10th टर्म, तो वो तो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं इसकी 10th टर्म। तो ये आ गई मेरे पास a 10th, क्या होगी a 10th, a + 9d। a की वैल्यू आपके पास, 9 की वैल्यू आपके पास, तो अब आप इसका सॉल्यूशन मुझे करेंगे रिप्लाई। जल्दी से मुझे इसको सोल्व करके सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको उसको सोल्व करना है। आप मुझे करेंगे इसका आंसर रिप्लाई, ठीक है। तो आज की क्लास आई होप काफ़ी एनर्जेटिक थी, काफ़ी अच्छी क्लास थी, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि हमने अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो चलिए फिर इन क्वेश्चंस की आपको करनी है एक बार प्रैक्टिस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपनी एनर्जी को बनाए रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। बाय, टेक केयर।